हाय एवरीवन, मेरा नाम जिनल दर्जी है। वेलकम इन माय चैनल। मैंने आपको बोला था मैं अकाउंट और इकोनॉमिक्स की क्लासेस लूँगी। मेरी थिंकिंग थी कि मैं पहले अकाउंट की क्लासेस लूँ 3 दिन और उसके बाद इकोनॉमिक्स की लूँ। बट अपने क्या संडे और मंडे दोनों निकल चुका है, तो अपने क्या 2 दिन कम पड़ गए। तो 3 दिन अगर मैं चालू भी करती हूँ तो उसमें एक ही दिन बचा है। अब एक दिन बचा है और मैं उसको शुरू कर दूँगी तो अकाउंट के, तो आपको पता है कि एक दिन में ऐसा कोई चैप्टर नहीं जो खत्म होता है। चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं तो उसको खत्म करने में भी टाइम लगेगा। और मैंने एक दिन जो पढ़ा है उसके बाद मुझे वापस जब नेक्स्ट हफ्ते वापस नेक्स्ट वीक जब शुरू करूँगी तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसको वापस रिवाइज करवाना पड़ेगा। वो टाइम वापस जाएगा। तो इससे अच्छा अपन एक बार इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं। इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर है, लगभग 2 दिन में खत्म हो जाएगा अपने। 2 दिन में खत्म होते ही फिर मैं अकाउंट चालू कर दूंगी। तो फिर 2 या 3 4 5 दिन तक जब तक वो चैप्टर चलेगा शुरू में, तब तक वो अपना चलता रहेगा रनिंग। आज मैं 12th की क्लास ले रही हूँ सबसे पहले, फिर मैं 11th की क्लास ले लूँगी फर्स्ट चैप्टर। और एक और बात, मैंने ना व्यष्टि अर्थशास्त्र से चालू किया, माइक्रो इकोनॉमिक्स से। अगर कोई चाहता है कि मैं समष्टि अर्थशास्त्र से शुरू करूँ तो उसको क्या करना होगा कि या तो कमेंट बॉक्स में चालू कर दे, वो मेरे को मैसेज कर दे, या फिर किसी के ऐसा हो मन में हम मैं दोनों सब्जेक्ट साथ में लेके चलूँ। एक चैप्टर ये करो, दूसरा चैप्टर वो करो। या किसी के ये हो कि मेरे को पहला ये पूरा टॉपिक क्लियर करना है, ये सब्जेक्ट बुक पूरी क्लियर करनी है, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट क्लियर करनी है। जैसा भी हो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर देना, ताकि मेरे को पता चले कि अब मेरे को किस तरीके से पढ़ाना है। वैसे आज तो मैंने अपने हिसाब से शुरू किया है, बट नेक्स्ट टाइम मैं आपके हिसाब से शुरू करूँगी। सबसे पहला है अपना व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या है व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स से उसका सबसे पहला चैप्टर चालू किया हमने, परिचय इंट्रोडक्शन। पहला चैप्टर तो इसलिए चालू किया है क्योंकि अपन को पता है कि पहले से शुरू करते हैं तो अपना अच्छा बेस बना रहता है। अगर अपने पहले से शुरू नहीं करेंगे, बीच बीच में शुरू करेंगे तो अपना बेस क्लियर नहीं होगा, और अपने एक एक टॉपिक जो क्लियर नहीं होंगे तो अपने आगे जाके प्रॉब्लम करेंगे। तो ज़्यादा याद करने के लिए या अच्छे से याद करने के लिए हमें अपन है ना जिस तरीके से है उसी तरीके से चले तो अच्छा रहता है। पहला है उसी के अंतर्गत मैंने इस परिचय मतलब इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर है अपने अंदर, उसमें कितने 5 टॉपिक है अपने। इन 5 टॉपिक को पढ़ना है, तब जाके ये अपना टॉपिक क्लियर होने वाला है, पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है। जिसमें सबसे पहले है सामान्य अर्थव्यवस्था। क्या सामान्य अर्थव्यवस्था या सिंपल इकोनॉमिक्स। सिंपल इकोनॉमिक्स का मतलब है सामान्य अर्थव्यवस्था कि अपन ने अर्थशास्त्र क्या है। सबसे पहले यहाँ पे सीधा देखो, अपने व्यष्टि अर्थशास्त्र, यहाँ पे व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ना है, पर अपन को पहले अर्थशास्त्र भी तो पढ़ना होगा। अर्थशास्त्र क्या है, किस तरीके से चलता है, अपन अर्थशास्त्र में 2 पार्ट डिवाइड किए तो क्यों किए हैं, ये सारी चीजें तो पढ़नी होगी अपन को। उसी से पता चलेगा व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, व्यष्टि में किसका अध्ययन करते हैं अपन, व्यष्टि पढ़ते भी है तो क्यों पढ़ते हैं, ये सारे इसी के अंतर्गत पता चलेगा अपन को सामान्य अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। उसके बाद लिखा हुआ है अर्थव्यवस्था की केंद्र की समस्या, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑन ए ऑफ इकोनॉमी। अपनी जो अर्थव्यवस्था चल रही है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है अपन को पता ही नहीं है। जैसे अगर मेरे को किसी चीज का उत्पादन करना है तो मुझे उस चीज का कैसे उत्पादन करना होगा। बहुत सारी चीजों का अपन उत्पादन करते हैं, उसका वेस्टेज भी निकलता है, तो उस वेस्टेज का क्या अपने पे लॉस होता है। अपन या तो बहुत बार ऐसा होता है कि अपन को कुछ उगाना, जैसे किसान खेती करते हैं, गेहूं उगाने उनको, गेहूं उगाते तो क्या करते हैं, गेहूं बोते हैं वो करते हैं, बट उसके साथ गेहूं के साथ घास भी तो उग रही है ना, वो घास भी तो उनकी कहीं कहीं काम आ रही है। तो उसी तरीके से चलता है अपने कि क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, और उसके साथ अपन कुछ भी उत्पादन करें तो उसके साथ एक एक्स्ट्रा जो मटेरियल होता है वेस्टेज का, वो उत्पादन होता ही है। तो उस तरीके उसको किस तरीके से यूज करें, ये सब उसमें बताया गया होगा। फिर आर्थिक क्रियाकलापों का समायोजन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फर्म। अपन आर्थिक क्रियाकलाप में भी 2 टॉपिक है, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और बाजार, द सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, द मार्केट इकोनॉमी। तो क्या केंद्रीय, जो सरकार जो अपने लिए सेवाएं प्रदान कर रही है, वस्तुओं जो उपलब्ध करवा रही है, वो क्यों करवा रही है, ये सारा चीजें उसके अंतर्गत बताई जाएगी। अगर अपने पैसे भी निकलते हैं तो पैसे किससे निकलते हैं, आरबीआई से निकलते हैं। आरबीआई लॉन्च करती है, कितना पैसा लॉन्च करना है ये सब आरबीआई पे डिपेंडेंट करता है। तो वही पैसा अपने बीच में चलता रहता है, पैसा बार बार नहीं बनता। आपको लगता होगा कि बैंक में जा रहे, बैंक में पैसा अपन जमा करवा रहे, तो उसके बाद जो पैसा आ रहा है तो बैंक दे रही, बैंक नहीं दे रही, वो आरबीआई से थ्रू आ रहा है, आरबीआई के थ्रू ही बैंक के पास आता है, और वही वैसे ही चलता रहता है वो, और वही पैसा चलता आगे से। और उनको नोटें छापते नहीं है, नोट जो छापने का काम होता है वो कौन करता है, आरबीआई करती है। अगर ये पता नहीं हो तो ध्यान रख लेना, लिख के बताओ तो नहीं, लिख के देती चलो।
कौन कर रहा है? आरबीआई कर रही है। नोट को छापने का काम कौन करता है? आरबीआई करती है। इसमें वापस से बाजार का बताना बाकी था आपने, बाजार अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है? अपना मार्केट चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है रन। अगर मैं ये पेन भी खरीदने जाऊँ, मार्कर क्यों खरीदते हैं? क्योंकि बच्चों को पढ़ाना होता है तो खरीदते हैं अपन। तो लोगों के अंदर वो जो बिजनेस कर रहा है उसके अंदर ये थिंकिंग तो आनी चाहिए यार, वो इतने बच्चों को, आजकल बच्चे इतने पढ़ने वाले हैं तो उसके हिसाब से ये चीजें इतनी बेची जा सकती है, इतना होगा, उस हिसाब से उत्पादन होता है। अपन कुछ भी खरीदे, आजकल जिस तरीके से लोगों की थिंकिंग चलती है उसके हिसाब से ही उत्पादन होता है कि वो क्या सोचते हैं, उनको किन चीजों की ज्यादा जरूरत है। जैसे आजकल फोन ही देख लो, फोन कितना इंपॉर्टेंट हो गया सबके लिए, तो उनका फोन का उत्पादन भी अलग अलग तरीके से हो रहा है, अलग अलग उनके ब्रांड अलग अलग निकल रहे हैं। ये सब तो हो ही रहा, आपको पता ही है। बहुत बार क्या होता है कि किसी चीज की प्राइस बढ़ जाए, मतलब कोई चीज की अपन ज्यादा मांग करते हैं तो क्या होता है, प्राइस भी बढ़ती है साथ में। और अपन किसी चीज की ऐसे होता है कि कोई कंपनी लॉस में जा रही है, किसी पे यूं होता है कि मेरे को अब ये धंधा बंद करना है, इसमें कुछ है ही नहीं बिजनेस में, तो वो क्या करता है, वो उस चीज को जल्दी जल्दी बेचने की कोशिश करता है ताकि क्या हो, उसका वो माल भी निकल जाए और उसको लॉस भी नहीं हो। तो वो क्या करता है उसके बाद कि वो उसको कम रेट में बेचना शुरू कर देता है। वैसे ही अगर लोगों की मांग बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगा, और लोगों की मांग कम होगी तो प्राइस भी कम होगा। तो इसके अंतर्गत बाजार के अंतर्गत वही देखेंगे अपन सारी चीजें। फिर सकारात्मक तथा आदर्श अर्थव्यवस्था। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव होता है अपने, और आदर्श का मतलब ये होगा सारी अर्थव्यवस्था अपने लिए सकारात्मक हो, पॉसिबल तो है नहीं। अपन को आदर्श का मतलब ये होता है कि अपने वो सकारात्मक भी होनी चाहिए, अपने लिए अच्छी भी होती है या नहीं होती है, बहुत सारी अपन को पता ही नहीं है अर्थव्यवस्था अपने लिए कौन सी अच्छी है कौन सी खराब है। तो ये सारा किसमें होगा? आदर्श में। जो अच्छी होगी बुरी होगी उसके बारे में बताया गया होगा। अब लास्ट है व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो एंड मैक्रो। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसके अंतर्गत क्या है और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, उन दोनों को मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पर जब अपन पढ़ेंगे तो अपन यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र की डेफिनेशन और व्यष्टि, क्योंकि अभी अपन व्यष्टि के बारे में चल रहे हैं तो व्यष्टि की डेफिनेशन पढ़ लेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे। बट यहाँ पे अपन को पता है कि 2 बुक्स होती है, पर दोनों बुक्स में क्या क्या डिफरेंट है वो तो अपन को पता ही नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को पढ़ना ही पड़ेगा अपन को अलग, तो एक साथ उन दोनों की डिफरेंट कर लेते हैं ताकि अपन को पता चल जाए इसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है, दोनों को क्यों पढ़ते हैं अपन। तो इसके अंतर्गत हमेशा ध्यान रखना, मैं छोटी सी चीज बता रही हूँ अभी, तो फिर फर्स्ट टॉपिक से चालू करूंगी, फिर लास्ट में आधा आधा ये बताऊंगी, इसलिए क्योंकि अपन सीधा चलेंगे। यूं नहीं हो कि मैं पहले ये टॉपिक बता के उसके बाद सीधा ये टॉपिक बता दूं, तो बीच वाले टॉपिक आपको समझ में नहीं आएंगे। इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत इकाई। व्यक्तिगत यूनिट, पर्सनल यूनिट का अध्ययन किया जाता है, और यहाँ पे किसका है, व्यष्टि। समष्टि है, समष्टि अर्थशास्त्र में किसका होगा, देश की, पूरे देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन होगा। पूरे देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन होगा यहाँ पर, और यहाँ पर दोनों इकाइयां अलग अलग है। पूरा देश मतलब आपको पता ही है, जैसे राष्ट्र आ गया, राष्ट्र भी बोलते हैं उसको, और व्यक्ति मतलब पर्सनल, खुद के बिजनेस का अध्ययन करना, कहाँ से क्या चल रहा है। अब अर्थशास्त्र के जनक कौन है आपको पता है? जो अर्थशास्त्र के जनक है वो एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है ना। अर्थशास्त्र के मैं अभी आपको बता रही थी कि अपने विश्व में अर्थशास्त्र के जनक कौन है, बताया था ना कौन है, एडम स्मिथ। जनक को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, वापस फादर कहा जाता है, ठीक है। बुक अगर किसी की इंग्लिश मीडियम है उसके लिए मैंने इंग्लिश लिख रखी है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। कितने में की थी उन्होंने, 1776। कितने में हुई, 1776। कौन है जनक, एडम स्मिथ। बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेशन एंड द कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, ये बुक का नाम है। अगर कोई एएसओ की तैयारी कर रहा है, किसकी तैयारी कर रहा है, एएसओ की। एक बार बोलो, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं बीच में कुछ लिखूं तो आपको प्रॉब्लम ना हो। आप साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। विश्व में अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, बुक की नाम है उनका
एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। कितने में की थी? 1776 में। अर्थशास्त्र की डेफिनेशन जो है, अर्थशास्त्र की परिभाषा मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसमें जो अपन टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें क्या क्या था, सारे पहले बता दिए हैं। उसके अंतर्गत अपन को ये पढ़ना है, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया शुरुआत में। अब अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है, क्या है? विषय, जिसमें एक राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करके उनका विश्लेषण निकाला जाता है। जैसे अपने भारत देश के, जैसे अपना भारत देश है एग्जाम्पल के तौर पर, तो क्या करूँगी मैं? उसकी इकोनॉमिक जानने के लिए उसमें क्या हुआ अभी तक, ये सारी चीज़ों का अध्ययन करूँगी। मतलब क्या 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 गतिविधियाँ हुई, क्या हुआ, मतलब गतिविधियाँ क्या क्या हुई, ठीक है, ये देखेंगे। फिर उसका अध्ययन, मतलब अगर मैंने क्या क्या गतिविधियाँ की है वो पता होगा, तब जाके मैं उसके बारे में एक एक गतिविधि के बारे में करूँगी। फिर उनका विश्लेषण निकालूंगी कि कौन सी गतिविधि से हमें प्रॉफिट हुआ, किससे लॉस हुआ, किससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत बनी, किससे हमारी अर्थव्यवस्था गिरी। ये सब भाई वापस सब इंग्लिश में दी हुई है। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट इन विच ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ए नेशन आर स्टडी एंड एनालाइसिस। एनालाइज का मतलब ये होता है वापस अध्ययन करना, उसके बारे में विश्लेषण निकालना। स्टडी मतलब पढ़ना, मतलब अध्ययन, और एनालाइज का मतलब क्या होता है? विश्लेषण निकालना। आर्थिक गतिविधियों का मतलब होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। सब्जेक्ट कौन सी चल रही है? इकोनॉमिक्स की चल रही है। अब मैंने उसके बाद बोला था आपको अर्थशास्त्र को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? अर्थशास्त्र के पार्ट कितने हैं? पार्ट मतलब भाग। कितने भाग है अपने अर्थशास्त्र के? 2 भाग है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि को क्या बोलते हैं? माइक्रो, और समष्टि को क्या बोलते हैं? मैक्रो। अब वापस से इनके क्या टाइप है? इनके टाइप्स और इनके टाइप्स, दोनों के बारे में अलग अलग बता दिया मैंने, ताकि आपको ये नहीं हो कि हम इसके अंतर्गत क्या पढ़ने वाले और इसके अंतर्गत क्या पढ़ने वाले। दोनों में डिफरेंट आपको पहले ही यहाँ से थोड़ा बहुत बताना चालू कर दूंगी कि यहाँ से क्या है और यहाँ पर क्या है। यहाँ पे उपभोग मतलब कंज्यूमेशन, जो अपन कंज्यूम कर रहे हैं, अपन उपभोग, जिन चीजों का यूज कर रहे हैं वो सारी आ जाएगी। उत्पादन मतलब प्रोडक्शन, जो अपन प्रोडक्ट, ये जैसे मैंने मार्कर बनाया तो क्यों बनाया, ये सारी चीजें आ जाएगी इसके अंदर। अपन ने बोर्ड बनाया तो क्यों बनाया, उसके बाद कॉपियां बनाते तो क्यों बनाते, फोन बनाते तो क्यों बनाते, उपभोग के बारे में हो, वितरण, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे अपन, अब मैंने मार्कर, उत्पादन तो हो गया उनका, मुझे पता तो ना चाहिए कि मार्कर नाम की कोई चीज है, तो उसको जो डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका होगा, मतलब लोगों तक पहुंचाने का जो तरीका होगा, उसमें वो आएगी। विनिमय एक्सचेंज, विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज का। ऐसी बहुत सारी चीजें होगी जिसके बदले में अपन उस चीज को यूज कर सकते हैं, तो अपने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इतना। अगर मैं इसी की जगह, ये पढ़ा रही हूँ मैं आपको, अभी मैं व्हाइट बोर्ड यानी मार्कर से पढ़ा रही हूँ, मैं इसी को वापस, अगर अपन ने दूसरा वाला बोर्ड हो, चौक से नहीं पढ़ाते क्या बहुत ने, चौक से भी पढ़ाते किस न, तो उसका कोई मतलब हुआ। अभी इसका और उसका मतलब, मैं एक चीज नहीं होने पर दूसरी चीज उसको यूज करूंगी तो इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, इसका मतलब ये। आर्थिक कल्याण, इकोनॉमिक वेल बीइंग, आर्थिक कल्याण, अपने इन सब चीजों के उत्पादन करने से क्या क्या अपन को लाभ हो रहा है, वो अपने जीवन में किस तरीके से सुधार आ रहा है। जैसे अपना देख लो, फोन देख लो, मैंने फोन का एग्जांपल आपको पहले भी देके रखा था। अगर पहले फोन नहीं थे तो लोग क्या करते हैं, किसी को मिलने जाना होता तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती ना, वो कैसे जाते मिलने जाते। अब क्यों क्या करते लोग, वीडियो कॉल में बात कर ली, दूर दूर लोग भी बैठे होते तो वीडियो कॉल में बात कर लेते हैं, तो उनको बहुत आना सुविधा हो गई, यूँ नहीं लगता है कि लोग दूर है। तो ये सारे आर्थिक कल्याण, अपना क्या आर्थिक कल्याण हुआ उससे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बट मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया है, बताया है कि आपको कि इससे अपना जो जीवन स्तर है वो अच्छा हो रहा है जीने के लिए। अब भाई अपना जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, माइक्रो इकोनॉमिक्स टाइप बताया, उसके वापस से एक चीज ध्यान रखना, इसके अंतर्गत उत्पादन क्यों कर रहे हैं अपन, ये सारा अपने लिए ही बताया गया। और इसके अंतर्गत ये चीज ध्यान रखना, राष्ट्रीय आय व रोजगार, इसमें पूरे राष्ट्र के बारे में बताया गया। यहाँ पे प्रश्न एक व्यक्ति के बारे में बताया गया, यहाँ पर किसके बारे में बताया गया, पूरे राष्ट्र के बारे में। नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जो राष्ट्रीय आय हो रही है उसके आधार पर रोजगार दिया जाता है। गवर्नमेंट वैकेंसी कैसे निकलती है, इसी तरीके से निकलती है कि अपनी राष्ट्रीय आय कितनी है, उसके बाद कितने लोगों की कहाँ जरूरत है, उस पर डिपेंडेंट होकर पूरी अपने रोजगार मतलब एम्प्लॉयमेंट निकलता, अपने इतनी वैकेंसी निकल रही, इतनी वैकेंसी निकल रही। सामान्य कीमत स्तर, जनरल प्राइस लेवल,
अपना जनरली नॉर्मली उसका चीज़ का प्राइस कितना होना चाहिए वो, उसके बाद अगर उसकी मांग बढ़ती है तो उसके प्राइस में क्या डिफरेंट रेट आएंगे, वो सारी चीज़ें। आर्थिक विकास, बट ये जहाँ होगा वो पूरे राष्ट्र के स्तर पर होगा, एक जगह नहीं होगा। आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अपने आर्थिक विकास, आर्थिक तरीके से किस तरीके से विकास हो रहा है पूरे देश में, क्या क्या हो रहा है। जैसे पहले यूपीआई नहीं चलता था, अब पूरे देश में यूपीआई चलता है, तो उससे क्या बैंक अपने अर्थशास्त्र को क्या प्रॉफिट हुआ, तो अब सारे ट्रांजेक्शन बैंक से होने के कारण उनको पता चल गया कि अब कितने लोग कितना ट्रांजेक्शन करते हैं। पहले कैश था तो उनके पास इतना पता नहीं चलता था, ठीक है ना। अब वितरण का समष्टिगत सिद्धांत, पर्सनल प्रिंसिपल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, अपने समष्टिगत, जो समष्टिगत है उसके क्या वितरण के क्या क्या सिद्धांत है, अपना देश किस तरीके से चलता है तो उसके वो वितरण किस तरीके से कर रहा है, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आएगी। अब आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसके, फिर मैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की डेफिनेशन बताऊंगी, फिर व्यष्टि से अपन पूरा का पूरा टॉपिक शुरू करेंगे। अपन ने अभी तक क्या पढ़ लिया, अर्थशास्त्र के बारे में डिफरेंसेस पढ़ लिए, 2 बुक्स होती है, ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली। अब मैंने बोला था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की डेफिनेशन से शुरू करेंगे, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं वापस से बताती हूँ आपको। सबसे पहले जो अपने व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र है, जैसे मैंने अर्थशास्त्र के जनक बताया, अर्थशास्त्र किस तरीके से यूज हुई, उन्होंने बुक निकाली, उससे पता चला। अब वैसे अपन को ये तो पता ही नहीं था कि अपन को व्यष्टि मतलब अर्थशास्त्र क्या है उतना ही पता था। उसके बाद किसी ने ये भी तो किया होगा कि खोज की होगी कि उसके बाद समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र कैसे बना, दोनों को अलग अलग पार्टों में क्यों डिवाइड किया, ये सारी चीज़ें तो अपन को पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखेंगे व्यष्टि और समष्टि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो देख लो यहाँ पे मैंने लिखा है सर्वप्रथम सन 1933 में रैगनर फिशर किसने किया था, रैगनर फिशर ने क्या किया था, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग किया था। किसने किया था, अगर कोई एएसओ की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वप्रथम व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग किसने किया था, तो रैगनर फिशर ने किया था। और कब किया था, रैगनर फिशर ने किसका किया था, तो किसका अध्ययन किया था, प्रयोग किया था, ये आ गया। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। अगर ये आ गया आपको कि रैगनर फिशर ने व्यष्टि और तथा समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग कब किया, तो यहाँ पर 1933, यहाँ से बोले 3 क्वेश्चन बन रहे, 3 में से एक भी आ गया तो आपके लिए अच्छा होगा, इसको ध्यान से देखना है। एक बार मैं वापस बता रही हूँ, सर्वप्रथम सन 1933 में रैगनर फिशर ने व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग किया। किसका किया था, समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र का। यहाँ पे बता दिया कि रैगनर फिशर ने किसका किया था प्रयोग, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का। और वही उल्टा पूछा, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग किसने किया था, रैगनर फिशर ने किया था। किसने किया था व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग, रैगनर फिशर ने किया था। अब 2 क्वेश्चन तो बन गए अपने, थर्ड क्वेश्चन क्या बनेगा, रैगनर फिशर ने व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग किया, कब किया, तो यहाँ पे आएगा 1933 में किया था, ठीक है। तो यहाँ पूरे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, जो एएसओ की तैयारी कर रहा है उसके लिए 3 क्वेश्चन बन रहे हैं एएसओ के लिए। और जो अपने है ना 12th के सिलेबस है, 12th के सिलेबस में 2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं तो उसके अंतर्गत ये आ सकता है कि रैगनर फिशर ने किसका किया था, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का किसने किया, और साथ में ये भी बता सकता है कि इन दोनों का ये किसने किया प्रयोग। और उसके बाद क्वेश्चन ही पूछ लेगा कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए, दोनों की डेफिनेशन बताइए। तो 2 नंबर हो गए आपके, एक व्यष्टि की डेफिनेशन बताने का, एक समष्टि की डेफिनेशन बताने का, और एक इसका, ठीक है। वो उस तरीके से नंबर एडजस्ट कर लेंगे आपके, और आपको ये लिखना पड़ेगा। अगर आप कभी भी लिखते हो, कोई भी क्वेश्चन आंसर करते हो, सॉर्ट आउट करते हो या सॉल्यूशन लिखते हो उसका, तो उस तरीके से लिखो कि सामने वाला देखते ही इंप्रेस हो जाए आपके क्वेश्चन को। उस तरीके से मत लिखो कि गड़बड़ घोटाले सारे। आपको अब सीधा पूछा है कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र की डेफिनेशन लिखो, तो आप सीधा डेफिनेशन लिखोगे तो उस पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसके भी नंबर देगा, ऐसा नहीं नंबर नहीं देगा, बट आप इसको लिख के साथ में आंसर लिखते हो तो उससे आपका जो इंप्रेशन होगा वो बहुत अच्छा पड़ेगा। तो इसलिए मैंने 3 बार रिपीट कर लिया, आप 1-2 बार आप खुद देख लेना वापस, या फिर एक बार और रिपीट कर लो, एएसओ वालों के लिए भी और जो एग्जाम दे रहे 12th वालों के लिए भी। सर्वप्रथम सन 1933 में रैगनर फिशर ने व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग किया था। किसने किया था, रैगनर फिशर ने किया था।
किसका किया था? वेस्टी और सेमेस्टी। वेस्टी और सेमेस्टी का किसने किया था? रैडक्लिफ फिशर ने। रैडक्लिफ फिशर ने कब किया था वेस्टी और सेमेस्टी का? 1933। ठीक है। अब वही वापस मैंने ये इंग्लिश में लिख रखा है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1993 रैडक्लिफ फिशर यूज्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए भी है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूज किसने किया था? सबसे पहले प्रयोग किसने किया? रैडक्लिफ फिशर ने। और कब किया? 1993 में। अब देखो, अब यहाँ पे सीधा यहाँ बता दिया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र ये शब्द कहाँ से है वो आपको बताएंगे। माइक्रो और मैक्रो कहाँ से शब्द है बताएंगे आपको। ये शब्द कहाँ से है ये आपको कहीं नहीं बताएगा कि ये शब्द कहाँ से है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। देखो, माइक्रो एंड मैक्रो शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द है। किस भाषा के शब्द है ये दोनों? अंग्रेजी भाषा के शब्द है। माइक्रो और मैक्रो किस भाषा के शब्द है? आप एक बार मैं जो बोल रही हूँ उसको अपने मन में भी दोहराते रहना। हर चीज में दो बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए वापस से और आपको अच्छे से दिमाग में बैठ सके। माइक्रो एंड मैक्रो अंग्रेजी भाषा के शब्द है जिसकी उत्पत्ति मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज, जो उनका उत्पत्ति हुई है वो क्यों हुई? ग्रीक भाषा से हुई। कहाँ से हुई? फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। कहाँ से हुई? ग्रीक भाषा का वर्ड। अंग्रेजी भाषा के माइक्रो और मैक्रो अंग्रेजी भाषा के शब्द है और उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? ग्रीक भाषा से। कहाँ से हुई? ग्रीक वर्ड से। ठीक है। और तब उस टाइम शब्द क्या थे? मैक्रो, माइक्रोस और मैक्रोस हुए से हुई थी। किससे हुई थी? माइक्रोस और मैक्रोस से हुई थी। ठीक है। वही वापस यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिख रखा है, आप एक बार खुद देख लेना। माइक्रो एंड मैक्रो इंग्लिश वर्ड्स विच ऑर्गेनाइज फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स माइक्रो एंड मैक्रो। ठीक है। अब यहाँ पर वो भी आ जाएगा कि इन शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई। अगर आप कभी भी यहाँ से क्वेश्चन लिखना चालू करते हो, क्योंकि 12th के एग्जाम है तो यहाँ से क्वेश्चन लिखना चालू करते हैं वेस्टी और सेमेस्टी के बारे में। अगर किसी ने पूछा आपको तो आप ये दोनों चीजें, ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों ही लिखते हो, ये वाली और ये वाली, तो वो एग्जामिनर क्या सोचेगा? इस बच्चे ने बहुत डिटेल से पढ़ा। और अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की एएसओ की तैयारी कर रहे हो तो एएसओ में शब्द भी आ जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा एएसओ में? एएसओ में पूछेगा आपके लिए जो अपने अंग्रेजी भाषा के शब्द है माइक्रो और मैक्रो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। पहला क्वेश्चन तो ये पूछ लेगा। क्या पूछेगा? उत्पत्ति कहाँ से हुई? किसकी उत्पत्ति हुई है? माइक्रो और मैक्रो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है अंग्रेजी भाषा के जो है, तो कहाँ से हुई? ग्रीक भाषा। एक क्वेश्चन ये हो सकता है। और ग्रीक भाषा में उसके शब्द क्या थे? माइक्रोस और मैक्रोस शब्द थे। तो ये दो क्वेश्चन बन गए। यहाँ से भी कितने क्वेश्चन बन रहे? दो क्वेश्चन बन रहे। मैंने पहले जो पढ़ाया था उसमें भी 3 क्वेश्चन बन रहे थे। और एएसओ वालों को ये छोटी छोटी डिटेल्स पूछता है, न कि उसकी थ्योरी पार्ट पूरा पूछेगा। थ्योरी पार्ट में भी उनको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है तो वो अच्छे से करेगा, नहीं तो उनको पता ही नहीं होगा वेस्टी और समष्टि क्या है तो उसकी डेफिनेशन कैसे पता चलेगा। वहाँ पे क्या करेंगे, जब डेफिनेशन देंगे तो वहाँ पे है ना अर्थशास्त्र के नाम, मतलब जिसके भी लिखा होगा, जैसे यहाँ पे रैडक्लिफ फिशर अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्री का नाम लिख दे और उसके बाद बोल देगा कि ये डेफिनेशन किसने दी थी, तब आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए एक एक चीज यहाँ पर एएसओ में ऐसी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले वाले में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? देखो ये 2 लाइन में ही आपके जो एएसओ वाले हैं उनके 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, 2 नहीं 5 क्वेश्चन बन। अब 5 में से एक भी आ जाता है तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, आपके 1 या 2 नंबर आ जाएंगे उसमें से। अगर व्यष्टि अर्थशास्त्र, अब सबसे पहले किसकी? माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? एक व्यक्ति के बारे में, एक व्यक्ति जो भी है पर्सनल जो भी यूज कर रहा है उसके लिए एक चीज का उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। और यह अध्ययन कीमत को ध्यान में रखकर किया जाता है। किसको ध्यान में रखकर किया जाता है? कीमत को ध्यान में रखकर किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है अपने? व्यष्टि अर्थशास्त्र की डेफिनेशन है व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत इकाई मतलब पर्सनल यूनिट, इंडिविजुअल, पर्सनल किसी भी पर्सनल व्यक्ति के बारे में बताया गया हो उसका अध्ययन किया जाता है। और यहाँ पर किसको ध्यान में रख के किया जाता है? प्राइस को, मतलब कीमत को ध्यान में रखकर किया जाता है। वही की बात वापस इंग्लिश लिखिए, स्टडी इज डन कीपिंग द प्राइस इन माइंड। किसको ध्यान में रख के किया जाता है? माइंड को ध्यान में रखकर किया जाता है। पर्सनल, ठीक है, यूनिट ये देख लो लिखा हुआ। अब मैंने यही पूछ लिया
क्वेश्चन अगर आपके एएसओ में ये आ गया, एएसओ में क्वेश्चन क्या आ गया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में किन इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, तब आपको क्या लिखना पड़ेगा, किन इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, तब क्या लिखोगे आप, व्यक्तिगत इकाइयों का, ठीक है। और व्यक्तिगत इकाइयों का व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसको ध्यान में रखकर अध्ययन किया जाता है, तो क्या लिखोगे आप, कीमत को। तो यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, कितने एएसओ वालों के लिए कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। और अगर जो 12th वाले हैं उनको अगर ये डेफिनेशन नहीं भी याद है, वो उनके हिसाब से लिखना चाहते हैं, तो वो क्या लिख सकते हैं, सबसे पहली बात तो जो अध्ययन किया जा रहा है किस पर किया जा रहा है, व्यक्तिगत इकाई पर अध्ययन किया जा रहा है, और किसको ध्यान में रखकर किया जा रहा है, कीमत को, तो वो उसके हिसाब से भी डेफिनेशन बना सकते हैं। बस इंपॉर्टेंट क्या है, हाँ जब भी आप लिखो ना तो उसको नीचे क्या करना, ये जो व्यक्तिगत इकाई है उसके नीचे थोड़ी सी अंडरलाइन कर देना 12th वाले, और कीमत को ध्यान में रखो तो उसके नीचे अंडरलाइन कर लेना, ताकि उसका फोकस एग्जामिनर का अगर आपने कुछ उसमें मिस्टेक भी की तो उस मिस्टेक पे नहीं जाएगा। सबसे पहले फोकस कहाँ जाता है, जहां अपन अंडरलाइन करते हैं उस पर जाएगा, तो आपके नंबर पूरे में से पूरे हो जाएंगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दे देती हूँ, यहाँ कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, मैं साइड में लिख देती हूँ, ठीक है, फिर आप बाद में देखोगे पता चल जाएगा। यहाँ पे लिख रही है 2, यहाँ छोटे से वर्ड में लिख रहा है, ठीक है, जगह नहीं है इसमें। एक व्यक्ति, एक फर्म, किसके बारे में किया जाएगा, जो भी एक एक इकाई होगी, या तो पूरी फर्म जिसकी एक ही है उसका बारे में किया जाएगा, एक व्यक्ति के बारे में किया जाएगा, या एक उत्पादन के बारे में किया जाएगा। और यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया था एएसओ में कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। अब कितने टॉपिक हो गए अपने, अर्थशास्त्र की, व्यष्टि अर्थशास्त्र की डेफिनेशन हो गया, व्यष्टि अर्थशास्त्र की डेफिनेशन हो गया, अर्थशास्त्र के जनक कौन थे वो भी हो गया, व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है वो भी हो गया, ठीक है। अपने यहाँ तक टॉपिक क्लियर हो गए, और मैंने व्यष्टि और समष्टि में दोनों में कितने भाग है, दोनों में कौन कौन से हैं वो भी बता दिया आपको। अब यहाँ पे देखो, अर्थव्यवस्था की केंद्रीकृत समस्या, जो भी अपने अर्थशास्त्र के केंद्र में जो भी समस्या हो रही है वो किस पर अपन है ना पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं अपन उत्पादन संभावना वक्र। किस पर पढ़ते हैं अपन, उत्पादन संभावना वक्र। सॉल्यूशन टू मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। किस पर पढ़ते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। उत्पादन संभावना वक्र किस पर पढ़ते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर पढ़ते हैं, ठीक है। अब उत्पादन की सहायता से मुख्य आर्थिक समस्या के समाधान, मतलब जो भी अपनी समस्या हो रही है, आर्थिक समस्या है, कौन सी समस्या है, मुख्य आर्थिक समस्या का समाधान किस तरीके से करेंगे वो बताया गया है। उत्पादन संभावना वक्रों की सहायता से मुख्य आर्थिक समस्याओं के समाधान करेंगे। यहाँ पे बोला है समस्या का, वही अपन यहाँ पर किसकी सहायता से करेंगे, उत्पादन संभावना वक्र। अगर ये एएसओ में क्वेश्चन पूछ लिया, अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याओं का अध्ययन कहाँ करते हैं, किसके थ्रू करते हैं अपन, उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से करते हैं। तो यहाँ पर एएसओ का कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, एक क्वेश्चन बन रहा है अभी तक अपन ने ये पढ़ा है, ठीक है। और अगर आप 12th के एग्जाम भी दे रहे हो तो अगर आपको यहाँ से पूछा है तो आप सीधे ये मत बता देना, इसका नाम लिखकर ये मत लिख देना। अगर ये लिखोगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है। सबसे पहले जो उत्पादन संभावना वक्र अपन को 3 तरीके से याद करते हैं। क्या है, पहले क्या उत्पादन करें, व्हाट टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करें, हाउ टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करें, टू प्रोड्यूस फ्रॉम whom। मैं ना उत्पादन संभावना वक्र बना के बताता हूँ आपको किस तरीके का बनता है। एक चीज बताओ मेरे को, अभी तक आपने है ना 10th क्लास में 11th क्लास में पढ़ाई होगा, कर्व तो अपन बना देते हैं। यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर x आता है, या यहाँ पर x आता है, कहाँ आता है x अपने, x यहाँ पर आता है और y यहाँ जाता है, पता है इतना। और यहाँ पर क्या लिखते हैं अपन, 0 लिखते हैं, ठीक है। अब जो अपन उत्पादन वक्र है अपना, उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है, वो इस तरीके का बनेगा।
उसके बाद क्या करेंगे अपन, ये देखो, मैं इस लाइन को, ये लाइन टच करवाई, इस लाइन से मैंने ये लाइन टच करवाई, इस लाइन से मैंने ये लाइन टच करवाई, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा ए बी सी डी, और यहाँ पर लिखा मैंने ई एफ जी, और यहाँ पर क्या लिखा है एच आई जे और के, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पर एच आई जे के, कहाँ पर लिखा अपन ने पहले उत्पादन, यहाँ पर तीन अलग अलग, तीनों के अलग अलग बताया मैंने, क्या उत्पादन करे, कैसे उत्पादन करे और किसके लिए उत्पादन करे, तीन बताए। तो मैंने यहाँ तीनों सिचुएशन रख दी, एक दो तीन, तीनों की तीन सिचुएशन रख दी, और ये मैंने पूरा करो पे बता दिया किसका, इन तीनों सिचुएशनों का क्या फर्क पड़ता है एक पे। यहाँ पे ले लो बंदूक, और यहाँ पे क्या लिखो मक्खन, ठीक है। अब यहाँ पर किसका, बंदूकों का उत्पादन हो रहा है और यहाँ पर मक्खन का उत्पादन हो रहा है, तो उसको अगर मेरे को इसका उत्पादन करना है तो किस तरीके से करूंगी, ये चीज इसमें बताइए पूरी। देखो अगर मैं ना एक कहाँ जा रहा है, एच पे जा रहा है, ए का उत्पादन पूरा का पूरा देख रहे हैं तो अपन ये किस कोने पे देख रहे हैं, इस पर ही देख रहे हैं, ए और एच बराबर है एक साथ में, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो बी का उत्पादन कहाँ हो रहा है, के पर हो रहा है, और सी का उत्पादन कहाँ हो रहा है, जे पे, और यहाँ पे डी का उत्पादन हो रहा है आई पर। अब देखो मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया ताकि अपन इतना उत्पादन करेंगे तो इतना इफेक्ट यहाँ पर बताएगा आपको, मैंने इतना उत्पादन किया तो यहाँ तक, तो यहाँ पर ये इफेक्ट पड़ा, तो ये इफेक्ट बताएगा, ठीक है। आपको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको आगे वापस बताती हूँ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं पढ़ा रही हूँ, लिखना मत, मेरे को इसमें दूसरी चीजें भी और ऐड करनी है। आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, अब मैं आपको बताती हूँ। पहले आपने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था, अर्थशास्त्र की जो समस्या है उसके बारे में पढ़ना था अपन को। उसमें क्या था, उत्पादन संभावना वक्र से जो भी पढ़ रहे थे वो, उसमें तीन प्रोडक्शन थे, क्या क्या थे, क्या उत्पादन करें, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन कैसे किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करें, टू प्रोड्यूस फ्रॉम होम, ये तीनों के तीनों मैंने लिखाए थे, और साथ में एक चित्र भी बनवाया था, पता है एक वक्र बनवाया था मैंने, कैसा था वो वक्र, एक बार वापस देख लेना, ठीक है वो वक्र। अब मैं उसी वक्र को यहाँ पर वापस से बताऊंगी, बट उसके हिसाब से बताऊंगी जहां क्या चल रहा है। सबसे पहले क्या उत्पादन करें, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या लिखा है यहाँ पर, समस्त उत्पादन के साधनों द्वारा, कौन से समस्त उत्पादन, जो भी अपन उत्पादन कर रहे हैं उसमें जो जो साधन चाहिए वो, जैसे अपन क्या एग्जाम्पल दूं मैं, हाँ ये जैसे बोर्ड है अपना, बोर्ड का उत्पादन कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं, अपन क्यों बना रहे हैं, और बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए उसमें, देखो एक तो ये प्लास्टिक, ये जो भी होगी लोहे की वो चाहिए होगी, ये लकड़ी का चाहिए होगा, फिर उसके अंदर भी जो मटेरियल होगा उसको काटना पड़ेगा, काटने के लिए मशीन चाहिए होगी, वो सारी चीजें चाहिए होगी उसको सही तरीके से सेटअप करने के लिए। तो वही उत्पादन के साधन, जो जो उनमें साधन लगने वाले हैं और द्वारा, जैसे ऐसे ओ, एक बार मैं पढ़ रही हूँ उसके बाद मैं चित्र बना के बताऊंगी आपको वगैरह, मात्रा या ओ से एच में मक्खन, यहाँ पे किसका एग्जाम्पल दिया गया, मक्खन, मक्खन का उत्पादन करना है, मक्खन का उत्पादन संभव है, इसी प्रकार वक्र ऐसे के पर कोई अन्य मात्रा जैसे डी, क्या है अन्य मात्रा, डी से आई चुनाव करते हुए क्या उत्पादन करें कि समस्या का समाधान किया जाता है, क्या किया जाता है, समस्या का समाधान किया जा रहा है, किस समस्या का समाधान किया जा रहा है, क्या उत्पादन करें। अपना क्वेश्चन क्या था वापस से, पहला टॉपिक क्या था, क्या उत्पादन करे वही था, और यहाँ वापस आ गया क्या उत्पादन करे कि समस्या का समाधान किया जाता है, किसका किया जा रहा है, क्या उत्पादन करे कि समस्या का समाधान किया जा रहा है। अब आपको मैंने पहले चित्र बताया था, पता उत्पादन संभावना वक्र का किस तरीके से बताया था, पहले इस तरीके से करके, फिर यहाँ, फिर इस तरीके से लाइन खींची थी मैंने, फिर इसके वापस से पॉइंट रखे थे,
ये किया था मैंने। इसमें क्या था, यहाँ से ए बी सी डी, यहाँ पर क्या था फिर वापस से ई एफ जी, फिर यहाँ पर एच आई जे के, यही था ना। ऐसे चित्र बनाया था मैंने आपको। और यहाँ क्या था, ये ऐसे ही था चित्र अपना वक्र। अब इसी वक्र को लेके चलेंगे अपन। देखना यहाँ पर क्या बोला, 0 से ए, 0 कहाँ है अपना ये, और ए कहाँ है यहाँ पर अपने। और उसके बाद क्या बोला यहाँ पे ओ से एच, ओ कहाँ है ये रहा, एच कहाँ है यहाँ पे। तो अपन दोनों को लेके करेंगे। फिर यहाँ पे उसी से चुनाव करते हुए क्या उत्पादन करें कि समस्या का समाधान किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है वापस, ए से के, ए से के। देखो अगर मैंने ये लाइन यहाँ पर टच की तो ये वापस यहाँ आ रही। मैं इसको बड़ा बना देती हूँ, क्योंकि आपने इसका जो स्क्रीनशॉट लेके रखा है उसको ध्यान रखना। और मैं इसमें थोड़ा सा इरेज कर लूँ। ठीक है, इंग्लिश वाला इरेज कर देती हूँ, हिंदी वाला रहने देती हूँ। मैं ये इरेज इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, मैं अच्छे से वक्र बना पाऊँ। ठीक है, बस इतनी सी जरूरत थी, मैं इसीलिए इतना सा इरेज कर रही हूँ फिलहाल के लिए। अब देखो अपन ने क्या किया था, वक्र बनाया था। ये मैंने पहले ही आपको क्या उत्पादन करे, उत्पादन संभावना वक्र वाला मैं पहले ही बना के बता चुकी। जब मैंने ये 3 पॉइंट लिखे थे, 3 पॉइंट के यहाँ पे साइड में एक वक्र बनाया था मैंने। क्या बनेगा, यहाँ पर सबसे पहले क्या ले रहे हैं अपन, मक्खन। मक्खन से उत्पादन कर रहे हैं, मक्खन से कर रहे हैं। और बंदूक, एक तरफ क्या है बंदूकें, और एक तरफ क्या है बंदूकें रखी है, और एक तरफ क्या रखा है, मक्खन रखा है। फिर यहाँ पर 0 रखना है। y और x वाला मैं पहले ही बता चुकी थी, उसके हिसाब से लिख देना। फिर अपन ने इस तरीके से गोला किया था, आधा यहाँ से यहाँ मिलाया था। फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पर ए लिखा था। फिर इसको थोड़ा सा ऊपर से लेते, ये 1, ये 2 और ये 3 बना आपने। अब यहाँ पर ए डाल दिया, यहाँ पर उसके बाद ही बी डाल दिया, ये इस लाइन का है। ठीक है, यहाँ सी, यहाँ पर डी, यहाँ पे वापस ये यहाँ पर पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पर ई, यहाँ पॉइंट मिल रहा है, यहाँ एफ, और यहाँ मिल रहा है तो जी। फिर यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पर एच, यहाँ पर या मक्खन है। ठीक है, ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मक्खन। मक्खन यहाँ पे लिखा, यहाँ पर एच है तो ए, देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के। अगर कोई यहाँ पर कोई और अन्य नाम रखना चाहे तो वो भी रख सकता है, उसकी इच्छा से डिपेंड करता है। अब दूसरी बात यहाँ पर क्या बोलिए अपन को, 0 से ए, 0 का है ये रहा, 0 का है ए। तो मैं इसको चित्र यहाँ पर वापस बना लूँ, इसका बना लूँ। ये जो था वो पूरा उत्पादन संभावना वक्र था। ठीक है, और अपन इसका प्रोड्यूस का जो बनाएंगे वो, ठीक है, सबसे पहले ये किया अपन ने। फिर मैंने ये सीधी लाइन खींच दी से। यहाँ पर क्या बोल रहा है, सबसे पहले ओ से 0 से ए, 0 से ए मैंने बना दिया। अब उसके बाद क्या पूछा, अन्य मात्रा। अन्य मात्रा क्या बोली, डी से आई। क्या बोलिए, डी से आई। देखो डी का है यहाँ पे, ये रहा, डी से आई है, डी से आई है। तो मैंने ये अपन को यहाँ पर लिख देना सीधा, ये मत करना बीच में लाइन। ठीक है, मैंने ये बताने के लिए डी से आई, तो यहाँ पर डी रख दो। ठीक है, और आई, सॉरी, अपने डी यहाँ पर रखना है और आई यहाँ पर रखना, ये यहाँ पर मिल रहा है। इस तरीके से बेसिक पॉइंट रखना, तो सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। मात्रा है, उससे पहले क्या था अपने, कैसे ए था। मैं एक बार ये वापस बना लूं, ये वाला जो है मैं वापस बना लूं। ठीक है, अपन ने ये बना दिया वक्र नॉर्मल। पहले क्या है अपन को, ए से ए तक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इस तरीके से कर यहाँ पर ओ से 0 से ए तक। उसके बाद क्या था, ओ से एच, मतलब यहाँ वाला जो है वो एच है, यहाँ पर भी एच था और यहाँ पर ए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है मक्खन का, मैंने यहाँ पे बोला था मक्खन लिखना है, मक्खन। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखना है, बंदूकें। दूर इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि वापस से कुछ लिखना पड़ेगा अपन को। उत्पादन संभव है। इसी प्रकार ए से के,
ए कहाँ आ रहा है यहाँ पे, ये रहा आया ए, और के ये कहाँ आया, यहाँ पर आया, तो ए से के, ये जो है ये ए वाला यहाँ पर वापस मिलेगा, तो यहाँ पर के आया, ठीक है। ए से के पर कोई अन्य मात्रा जैसे डी और आई, डी से आई, डी का है, ये रहा डी, डी से कहा आई पर आ रहा है वापस, आई चुनाव करते हुए क्या उत्पादन करें कि समस्या का समाधान किया जाता है, ठीक है। डी से आई, ये डी है, डी से यहाँ पर सोच लो ये आई है, ये आई और डी, ठीक है। यहाँ के वाला हो गया, यहाँ ए वाला हो गया। अपने किस तरीके से उत्पादन करें पता चल गया अपन को, ये मक्खन लिख दिया यहाँ पे बंदूक है, ये जो बोला था वैसा का वैसा इस बार लिख दिया अपन ने। अब अगला है अपने उत्पादन कैसे करें। अभी यहाँ तक अपन को पता नहीं चल रहा है, उत्पादन का चुनाव कर रहे हैं, ठीक है ना। अपन क्या कर रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं, चुनाव करते उत्पादन, फिर उसका समस्या का समाधान किस तरीके से करेंगे, क्या चुनाव करेंगे वो लिख रखा है यहाँ पर। यहाँ पे देखो तीनों अलग अलग मैंने पोजीशन बता के रखी, ए बी सी डी, क्या उत्पादन करे कितना हो रहा, कितना उत्पादन करे कितना हो रहा, कितना उत्पादन करे कितना हो रहा, ये बता के रखा है। तो मैंने यहाँ पर वही दो एग्जाम्पल देके बता दिया था, ठीक है। अब वापस से उत्पादन कैसे किया जाए, क्या किया जा रहा है उत्पादन, हाउ टू प्रोड्यूस, श्रम संसाधनों की ए से बी मात्रा द्वारा या ओ से के मात्रा में पूंजी की भिन्न भिन्न मात्राओं के द्वारा उत्पादन किया जाता है कि मात्रा का चुनाव करना होता है। साधनों की मात्रा का चुनाव कर वह बी से ए पर कोई उच्च मात्रा में से करते हुए उत्पादन का निर्णय करना आवश्यक होता है। क्या करना होता है, निर्णय करना आवश्यक होता है। पहले सबसे पहले क्या है, श्रम साधन है यहाँ पे। अब मेरे को बंदूक और मक्खन का उत्पादन करना है। अगर मैं बंदूक का उत्पादन करती हूँ क्या है, और मक्खन का उत्पादन क्या करती हूँ क्या है, तो कुछ ना कुछ साधन चाहिए होंगे। बंदूक को उत्पादन करने भी और मक्खन के उत्पादन करने के लिए भी कुछ ना कुछ साधन चाहिए होंगे, तो ही जाके उत्पादन होगा, बिना तो सामान के उत्पादन होने वाला है। फिर वहां क्या है, यहाँ ओ से अपने जीरो से क्या है, बी है, जीरो से बी, जीरो का ये रहा, बी का यहाँ है, ठीक है। की मात्रा द्वारा, किसकी, ओ से बी की मात्रा द्वारा या ओ से के मात्रा में पूंजी, एक तरफ क्या रखना है यहाँ पे, पूंजी रखनी है। क्या कहाँ आ रहा है अपने, नीचे आ रहा है, तो क्या नीचे पूंजी रखनी है। पूंजी की भिन्न भिन्न मात्राओं के द्वारा, पूंजी की हर चीज की अलग अलग मात्रा होगी। एक चीज ऐसे तो है नहीं है फिक्स इतने अमाउंट में ही पड़ी होगी, सबका अमाउंट अगर किसी का उत्पादन करना है तो उसके जितने भी पार्ट होंगे उसको खरीदना तो पड़ेगा। किसी की प्राइस ज्यादा होगी, किसी की कम होगी, वो उस पार्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वहाँ यहाँ यही लिखा हुआ है, भिन्न भिन्न मात्राओं के द्वारा उत्पादन की मात्रा का चुनाव किया जाता है। उत्पादन की कितनी मात्रा की लेनी, खरीद करनी है, उत्पादन कितनी चीजों का करना है, वो किससे पता चलेगा अपन को, जिस सामान खरीद रहे अपन, वो सामान जितना खरीदा जाएगा उतना ही वो प्रोड्यूस होगा, नहीं तो नहीं होगा, सामान उत्पादन होगा, ठीक। चुनाव करना होता है, साधनों की मात्रा का चुनाव, साधन की जो मात्रा है उसका चुनाव कहाँ हो रहा है, बी से के, डी का गिरा और के, उत्पादन का चुनाव हो रहा है वक्र, और कोई उच्च मात्रा में से करते हुए उत्पादन का निर्णय लिया जाता है। अगर हम ज्यादा उत्पादन करेंगे तो क्या होगा, इस सब का निर्णय लिया जाएगा। तो मैं इसका वक्र बनाने के लिए पहले अपने स्क्रीनशॉट एक बार फिर से ले लो, देख लो मैं इंग्लिश वापस मिटा रही इसकी, क्योंकि छोटे में बनने वाला नहीं है। अपने ले लिए, पूरी नहीं मिटा रही, थोड़ी सी मिटा रही, ठीक है। मैंने ये उत्पादन संभावना वक्र था अपना, कौन सा ये उत्पादन संभावना वक्र, मैंने पहले मेरे को वो नहीं बनाना, क्योंकि मैंने उत्पादन संभावना वक्र मैं पहले ही बना चुकी हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है, ओ से बी, पहले तो ऐसे सीधी सब में ऐसे ही लाइन खींचनी, ठीक है। ओ है यहाँ पे और यहाँ बी है, मतलब जीरो से बी, सॉरी, मात्रा यहाँ बी से के, जो दूसरा क्वेश्चन रख रहे हैं वो कितना के का रखना है, ठीक है। मात्रा में पूंजी की मात्राएं भिन्न भिन्न, इसको क्या मानना है, पूंजी, पूंजी या मशीन दोनों मान लेते हैं। अब श्रमिक भी तो चाहिए होंगे, अगर मेरे पास पूंजी है, मशीन है और श्रमिक नहीं है तो काम हो पाएगा क्या, बिना किसी व्यक्ति के मशीन चल सकती, हर एक मशीन को चलाने के लिए व्यक्ति की आवश्यकता होती ही होती है। तो ये जो अपना होगा श्रमिक, श्रमिक यहाँ ऐसे लिखा है मैंने और पूंजी से लिखी है, ठीक है। फिर मात्रा का चुनाव करते हैं, भिन्न भिन्न उत्पादन की मात्रा का चुनाव करने का
करना होता है। क्या करना होता है? चुनाव करना होता है। फिर साधनों की मात्रा का चुनाव, वक्र, वक्र कौन सा? बी से के, बी से के कहा है आपने, बी ये रहा, के गया रहा, यहाँ से के, ठीक है, तो मैंने ये पूरा के बना दिया। अब पर कोई उच्च मात्रा में से करते हुए उत्पादन का निर्णय लिया जाता है। किसका निर्णय लिया जा रहा है? उत्पादन का निर्णय लिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसी तरीके का वक्र बनाना और कुछ नहीं करना आपने। अगला है अपने किसके लिए उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें? टू प्रोड्यूस फ्रॉम होम, खंड, खंड बी के अनुसार वस्तुएं या सेवाएं किस वर्ग को कितनी मात्रा में वितरित करने का चुनाव करना होता है उत्पादन का। ओ से सी मात्रा द्वारा संपूर्ण वितरण निर्धन वर्ग को, या ओ से जे मात्रा को उत्पादन का संपूर्ण वितरण धनी वर्ग को किया जा सकता है। मतलब इसका ये है कि आपको पता है एक ही कोई भी चीज हो उसकी दो दो क्वालिटीज होती है, एक तो बहुत अच्छी क्वालिटी होती है और एक गंदी क्वालिटी होती है। अगर गंदी क्वालिटी है तो उसको कौन लोग ज्यादा लेंगे? क्योंकि जिनकी इनकम कम होगी वो, अगर सही क्वालिटी नहीं है तो उसके प्राइस भी कम होते हैं, तो प्राइस कम होंगे तो कौन लेगा? वो कौन लेगा? कौन व्यक्ति लेंगे? वो जिनके पास मनी कम है वही लेंगे ना। अब किसी के पास पैसे ज्यादा है तो अच्छी से अच्छी चीज अपने को अफोर्ड कर सकता है, वो चीजें लेने की कोशिश करेगा। तो वही है यहाँ पर बताइए कि जो संपूर्ण वितरण निर्धन वर्ग को या उत्पादन संपूर्ण वितरण धनी वर्ग को किया जा सकता है, दोनों में से किसको किया जाएगा उसके बारे में, ठीक है। अब मैं वापस बता रही हूँ आपको, यहाँ पे लिखा है खंड बी, बी वाला कौन सा? ये वाला था, ठीक है। अपने खंड बी कौन सा? ये वाला खंड, अपने जो भी अपन ने किया है खंड बी के अनुसार वस्तुएं एवं सेवाएं, जो वस्तु बना रहे और अपन सेवा दे रहे, वस्तु बनती उसके बाद उन सेवा को अपन देते किस वर्ग को कितनी मात्रा में, मतलब कौन सा निर्धन वर्ग है तो उसको कितनी मात्रा में और गरीब वर्ग है तो उसको कितनी मात्रा में वितरित करने का चुनाव करना होता है। क्या करना होता है? चुनाव करना होता है, मतलब देने का चुनाव करना होता है। उत्पादन का ओ से सी, अपना ओ का ये रहा और सी का ये रहा, ठीक है। सी मात्रा द्वारा संपूर्ण वितरण निर्धन वर्ग, कौन सा वर्ग है? वितरण संपूर्ण वर्ग निर्धन, और ओ से जय, ओ से और जय मात्रा में उत्पादन संपूर्ण धनी वर्ग को किया जा सकता है। मैं यहाँ पर भी एक बार इंग्लिश मिटा रही हूँ, एक बार वापस देख लेना, आपने जिसने नहीं लिखा वो लिख देना, ठीक है ना। मैं एक सेकंड के लिए साइड हो रही हूँ। अब मैं इसको मिटा रही हूँ ताकि चित्र सही से बड़ा बने तो आपको सही से दिखे। ठीक है, ये मैंने मिटा दिया। अब देखो कौन सा खंड है? बी खंड है, बी वाला ये वाला जो अपन अभी पहले पढ़ा था। एक तरफ पूंजी रखी थी, मशीन रखी, एक तरफ श्रमिक रखी। श्रमिक कौन सा? धनी, निर्धन वर्ग में आता है या धनी वर्ग में आता है? निर्धन में आता है। तो इस बार अपन यहाँ पे दो वर्ग लेने, कौन से वर्ग लेने? दो वर्ग लेने, एक तरफ क्या लेना? धनी और एक तरफ लेना निर्धन। तो मैंने यहाँ पे निर्धन ले लिया। निर्धन मतलब गरीब भी लिख सकती हूँ, ठीक है ना, ऐसा नहीं हो कि क्या कौन क्या लिख रहा है, गरीब। और यहाँ पर कौन सा वर्ग है? धनी। यहाँ पे देखो जिसके पास मशीन होगी, पूंजी होगी, वो क्या करेगा? गरीब में आता है कि किस में आता है? वो आएगा अपने धनी। ये लिख दिया मैंने सबसे पहले, ठीक है। अब खंड बी में वस्तु और सेवाओं का वर्ग, किस वर्ग को कितनी मात्रा में चुनाव वितरित करने का चुनाव करना होता है उत्पादन का। ओ से सी, सी का आपने यहाँ पर यहाँ पर भी पहले सबसे पहले इस तरीके से कर, सी यहाँ पर, जीरो यहाँ पर, ठीक है। अपने जीरो द्वारा मात्रा संपूर्ण वितरण निर्धन वर्ग, निर्धन वर्ग को तो हो गया सी से, ओ से, जीरो से सी, और जीरो से जे जो हो रहा है वो किसको हो रहा है? धनी वर्ग को किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये देखो, अब मैं वापस से पूरा बता रही हूँ आपको। ये अपन ने सबसे पहले उत्पादन संभावना वक्र बनाया था। इसमें मैंने तीन अलग अलग क्वेश्चन बताए थे, बी सी डी, और यहाँ पर भी तीनों के वापस अलग हुए थे, के जे आई एच, तीन अलग अलग हुए थे। मक्खन का उत्पादन कर रहे थे, बंदूक का उत्पादन कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर जब बताया गया था, यहाँ से ओ से ए, ओ का है ये रहा, और ओ जीरो से ए तक ये था, और ओ से एच तक, जीरो से एच तक था, ठीक है। फिर उसी का उत्पादन हो रहा था अपने ए से के, यहाँ जो उत्पादन हो रहा था वो के तक हो रहा था, ठीक है अपने। और उसके बाद बताया गया था यहाँ पे डी से आई, जैसे लिखा है, ठीक है, ये फिक्स नहीं है तो इसको यूज करना, आप इसको हटा देना, फिर आप बाद में कहीं कंफ्यूज हो जाओ तो।
जैसे लिख रखा डी से आई, ना डी का ये रहा, डी से आई उत्पादन हुआ। क्यों मैंने पहले ए से के लिखा, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो इसलिए एग्जांपल के तौर पर लिखा है मैंने। सी से आई, डी वाला जो होगा वो आई से होगा, बी वाला के या फिर ए, ठीक है। सी जैसे, ये हो गया अपने इसका चित्र बन गया। फिर यहाँ पे पता है श्रमिक संसाधनों का, जो श्रम है तो उसको संसाधन भी चाहिए, श्रम कुछ भी बनाने के लिए तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ पे पूंजी या मशीन और वहाँ श्रमिक, ठीक है। यहाँ पे 0 से बी, 0 कहाँ था अपने यहाँ पर, यहाँ था और बी यहाँ था, मैंने उसी को अलग कर दिया, ठीक है। फिर क्या यहाँ पे ओ से 0 से के, तो 0 से के यहाँ पर बनाया मैंने। उसके बाद मात्रा में पूंजी की भिन्न भिन्न मात्राओं के द्वारा उत्पादन की मात्रा का चुनाव किया जाता है। साधनों की मात्रा का चुनाव वक्र बी से ए, बी का बी ये रहा और के, इसका जो भी उत्पादन हो रहा है वो उत्पादन के चुनाव करने का निर्णय लेने में उसकी मदद करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, किसके लिए उत्पादन करें, किसी किसी के लिए करना पड़ेगा, या तो धनी वर्ग के लिए करें तो निर्धन वर्ग के लिए करें तो। मैंने अभी आपको बताया दोनों की अलग अलग क्वालिटी होती है, क्वालिटी के हिसाब से लोग पैसे भी देते हैं, जो जितना अफोर्ड कर सकता है वो उतना देता है। अब निर्धन वर्ग को गरीब भी बोलते हैं और धनी को क्या बोलते हैं, रिच। वापस इतना ध्यान रखना। खंड बी, खंड बी वाला ये वाला जो अपन ने अभी पोर्शन पढ़ा था, ठीक है। वैश्य वस्तुएं या सेवाएं किस वर्ग को कितनी मात्रा में वितरण करने का चुनाव करना होता है, वह उत्पादन का 0 से सी, मैंने लिख दिया यहाँ पे 0 से सी मात्रा द्वारा संपूर्ण वितरण निर्धन वर्ग, मैंने यहाँ पे निर्धन वर्ग लिखा था, निर्धन वर्ग लिख दिया, ठीक है वापस। फिर यहाँ पे लिखा है 0 से जे, 0 से जे लिख दिया, मात्रा में उत्पादन का संपूर्ण वितरण धनी वर्ग, कौन सा यहाँ पे धनी वर्ग, मैंने धनी वर्ग लिख दिया वापस। करना होता है उत्पादन किया जा सकता है, बस, ठीक है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारे कौन से वक्र है, उत्पादन संभावना वक्र, उसी के द्वारा अपनी समस्याओं का पता लगा रहे हैं, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, कमिंग सून, कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक भी कर देना। अगर आपको इसमें से कोई टॉपिक हो जो समझ में नहीं आया हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि मेरे को ये टॉपिक नहीं समझ में आया, तो मैं कल वापस शुरू करूंगी, उससे पहले वो टॉपिक ले लूंगी। ओके बाय।